विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीवन की मौलिक इकाई ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और बहुत से प्रश्न और उत्तर भी डिस्कस कर लिए। लेकिन थोड़ा सा अभी और प्रश्न हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, तो आज के सेशन में मैं वो प्रश्न लेकर आपके सामने आई। आइए चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो आज का प्रश्न है वो है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अब ये जो अमीबा का देखें तो इसको पहले मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। अमीबा जो है ये हम जानते हैं यूनिसेलुलर, कि इसका अर्थ है एक कोश की है। अब एक कोश की है ये समझ लीजिए, जो हमने एक इतना सा सेल देखा था और आप ये पढ़ चुके हैं कि इसको तो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन का। सो यहाँ पे अगर मैं पहले आपको ये पिक्चर से समझाना चाहती हूँ, तो ये जो होता है अमीबा, अगर हम देखें तो ये देख लीजिए, ये एक हम कुछ भी एक अपनी आप चाहे कोई अंदर बाहर करके ऐसे करके पूरा एक स्ट्रक्चर बना लें, वैसे आप एक अमीबा का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसका कोई एक आकार नहीं है। तो यहाँ पे अब जो अमीबा क्या होता है, पहले हम पिक्चर से समझ लेते हैं। जब इसके सामने कोई उसका एक खाद्य पदार्थ आता है तो क्या होता है, ये अपना जो है अपने शरीर को जो है वो उसका, अगर हम कहें तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो एक ऐसा अपने को मोड़ लेते हैं कि वो जो खाद्य पदार्थ है वो उनके बीच में ट्रैप हो जाए। तो देख रहे हैं यहाँ से उसने ये इधर मोड़ा, इधर से इसने ये मोड़ा और उसने एक ट्रैप करा। तो ये जो हम कह रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे जिसको हम सीडोपोडिया कह रहे हैं, ये फॉल्स पादप भी कहते हैं, मीन्स इनको फॉल्स फुट भी कहते हैं। ये एक्चुअली उनके पैर नहीं होते, लेकिन ये जैसे झूठे बाहर आ जाते हैं, झूठे अगर कहीं असत्य आप जो भी वर्ड बोलना चाहें, वैसे वो एक अपना वो एक पैरों को पैर अपना बॉडी का स्ट्रक्चर एक इस टाइप से कर लेते हैं जैसे दो पैर, तो इंग्लिश में हम इनको सीडोपोडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ये अपना इस प्रकार अपने जो एक सेल है उसके मेम्ब्रेन को ऐसे खींच लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसको ट्रैप कर लेते हैं, और वो फिर पदार्थ इनके बॉडी के अंदर एक चला जाता है। और जब जो हमने ये आपको जब करा था डिस्कस, तब ये बताया भी था कि जब फिर उसका डाइजेशन हो जाता है और जो एक उनका अपशिष्ट पदार्थ उनके बॉडी में बचते हैं, वो फिर क्या होता है, बॉडी के जो उनके बिल्कुल किनारे सरफेस पर आ जाते हैं और ये फिर से खुल जाता है और वो पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, जैसे अगर हम कहीं किसी जानवर को देखें, उनका मुंह होता है, वो हाथ से या डायरेक्ट, जैसे हम गाय को देखते हैं वो डायरेक्ट अपना मुंह भोजन पदार्थ पर डालती है, उससे खाती है। लेकिन हम जैसे प्राणी हैं, हम अपने हाथ लेकर मुंह में डालते हैं। तो लेकिन जो अमीबा है वो इस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करता है। अब इसको हम भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, अमीबा अपना भोजन फैगोसाइटोसिस, ये जो है ये पूरा प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है जिसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण करता है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर से आपको कहा है कि कैसे वो लचीलापन करके, ये आप समझ लीजिए कि अगर मेरा ये एक ऐसा ये लचीला है कि मैं इसको चाहूं तो एक ऐसे पार्ट करके एक ऐसे पार्ट करके इसको अलग कर सकती हूँ। और फिर जब कोई एक मेरा भोजन का कोई पदार्थ आ रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि अगर ये कोई ऐसे भोजन का पदार्थ आ रहा है तो मेरा ये पहले ऐसे स्ट्रक्चर था, लेकिन जब भोजन का पदार्थ आया मैंने इसको खोला, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसको खोला और इसको अपने अंदर ले लिया, ऐसे कार्य होता है। तो जब भोज्य पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो वह उससे चारों ओर से अपने कूटपाद से घेर लेता है, जिसको हम कूटपाद में सीडोपोडिया बोल रहे हैं। इस प्रकार वह खाद्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है होता है जब हम ये पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्या एक यूनिसेलुलर है और वो अपना भोज्य पदार्थ आसानी से ले रहा है अपने मोड़ कर अपने शरीर को, और उसके बाद वो उससे जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको अपने से निकाल भी दे रहा है। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा जो आपका फूड वैक्यूल होता है, खाद्य रसधानी जो होती है के द्वारा होती है।
पाचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जिसका पाचन नहीं होता है वे खाद्य रितिका के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो वो आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर से हमने आपको समझाया है। दूसरा जो आज का प्रश्न है वो है परासरण क्या है। याद है, करा था ना डिस्कस। परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है। इस विधि में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ब्रैकेट का नहीं बोल रही हूँ, पहले आप मेन ये याद रखें, उच्च जल की सांद्रता शुद्ध जल या तनु विलयन से निम्न जल की सांद्रता सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। उच्च जल की सांद्रता ये याद रखिएगा जिसमें जल की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, उसमें जो मिक्स है चीजें वो कम है। और एक आपका इस चैप्टर में बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम बिल्कुल आज लास्ट में लेंगे और उसमें हम देखेंगे कैसे सांद्रता के डिफरेंस से हमारा एक जो जल का एक आना जाना होता है। अब वही प्रश्न एक हमारा सामने आ गया, ये आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, क्रियाकलाप बेस्ड है। तो ये मैंने आपका इतना बड़ा प्रश्न था तो ये उसका मैंने क्या करा है कि आपका क्लिप लेकर इस पर डाला है, क्योंकि फिर आंसर्स हम एक एक पार्ट लेकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रयोग करा है, उसमें क्या करा है, छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो। तो आपने आलू छील लिए और उसके आलू को आधा आधा कर लिया और इस प्रकार हमारे पास 4 टुकड़े हैं। अब इन चारों को क्या करना है, आपको खोखला करना है। तो आप जैसे क्या करते हैं, स्टफिंग करने के लिए जैसे अंदर से खोद देते हैं ना, वैसा खोखला करना, जिससे कि आलू के कप बन जाए, है ना। स्टफ हम करने के लिए क्या करते हैं, हम बीच में से एक उसको निकाल देते हैं और फिर अंदर गड्ढा रह जाता है। तो ऐसे करके इसलिए कह रहे हैं आलू का एक कप बन जाए। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। तो हम जो आधे आधे आलू के 4 टुकड़े ले रहे हैं, तो 3 तो जो है वो कच्चा आलू चाहिए और एक हमें उबला आलू चाहिए। अब आप कहेंगे उबला आलू का क्या कार्य होगा, अभी आपको पता चलेगा। चलो, अब हमें क्या करना है, कप ए को खाली रखें। अब हमने 4 कप लिए ना, तो हमने उनको नाम दिया ABCD। तो ए कप को खाली रखना है, बी में 1 चम्मच चीनी डालो, सी में 1 चम्मच नमक डालो, उबले आलू में बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात इनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। तो हमने एक में चीनी डाली, एक में हमने नमक डाला, एक उबले हुए आलू में हमने चीनी डाली और एक हमने खाली रखा। अब हमें ये जो है ये करने के बाद 2 घंटे के बाद हमें ये जो आपके 3 प्रश्न है इनका उत्तर हमें देना है। मीन्स ये जब हम 2 घंटे रख लेंगे फिर हमें ऑब्जर्व करना है और तब उस ऑब्जर्वेशन की का जो हमारे पास रिजल्ट आता है उस बेसिस पे हमें आंसर देना है। तो हम तो अभी आपको आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन ये तो आलू के साथ सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप लोग घर पर भी करके देखिएगा और जो हम उत्तर दे रहे हैं वो देखिएगा मैच हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए आज हम जो है ये पहले इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न आएगा वो आएगा, बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्रित हो गया, इसका वर्णन करो। तो हमने जिसमें चीनी और हमने नमक डाला था उसमें हमने देखा जल। ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्रित क्यों नहीं हुआ, इसका आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कहते हैं बी तथा सी खाली भाग में जल क्यों एकत्र हुआ। तो परासरण के कारण बी तथा सी कप में जल एकत्रित हो जाता है, क्योंकि कच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं और जल परासरण विधि से खोखले आलुओं के भीतर चला जाता है। ये एक परासरण दाबी विलयन तथा आलू के कपों के अंदर जाने वाले जल की मात्रा उससे बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। क्लियर हो गया। तो ये आपको याद होगा मैंने एक पिक्चर डालकर आपको पूरा समझाया था कि परासरण की विधि कैसे होती है
और हमने अल्पराशरण इनके बारे में एक डिटेल में समझा था, तो आप उससे मैच कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण। आलू ए क्या था, हमने सिर्फ खोखला करके उसको रख दिया था। तो आलू ए नियंत्रण का कार्य करता है तथा ये एक मानक स्थिति है जिससे स्थिति बी, सी तथा डी की तुलना की जाती है। इससे यह इंगित होता है कि आलू कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर नहीं हो सकती है। तो अगर बिल्कुल ऐसे ही एक खाली आलू है तो उसमें क्या है, जल की गति केवल कि आलू खाली है, क्योंकि हमने उसको क्यों कैविटी क्यों करी थी, कि ऐसा नहीं है कि कैविटी है इसलिए जल अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो उसको हमने क्योंकि उस बेसिस पर जब हमने उसको एक खाली रखा है, उसमें कुछ नहीं डाला है, तब हमारा हम उस बेसिस पे जो हमारे बाकी आलू उनको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक बेस चाहिए होता है। तो जब हमें कहे कि एक जैसे हम कहें पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू, तो हम उसको कैसे बोलते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू है, हमने एक बेस बनाया है 0। तो नंबर लाइन में देखते हैं, तो नंबर लाइन में हम ये देखते हैं कि हम जैसे जैसे राइट साइड बढ़ते हैं हमें पॉजिटिव डिजिट्स मिलती है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव डिजिट मिलती है। तो एक बनाया है 0। इसी प्रकार एक हमने ऐसा रखा जिसमें कुछ नहीं है और गड्ढा है, लेकिन और कुछ हमने ना तो चीनी मिलाई है ना हमने नमक मिलाया है। तो जब कुछ नहीं है तब क्या हो रहा है, जब कुछ डाल रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो ये कंपैरिजन के लिए हमने ये आलू को, इसलिए हमारे इस प्रयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ। आलू कप ए में जल एकत्रित नहीं हुआ क्योंकि आलू के अंदर तथा बाहर जल की सांद्रता में कोई अंतर ही नहीं था। जितना बाहर जल था उतना ही अंदर था। आपको ये मैं बता दूं, ये हमने जल में रखा है, प्लीज नोट, इसको याद रखिएगा। तो हमारा वो एक कुछ नहीं था, उसका जो एक ये जो सांद्रता था इसमें कोई अंतर नहीं था। इसलिए अगर हम कहें जब सांद्रता में कोई अंतर नहीं होता तो जितना अंदर जाता है उतना बाहर जाता है, बात बराबर। अतः सम परासरण की स्थिति है, परासरण के लिए सांद्रता में अंतर होना आवश्यक होता है, ये याद रखिएगा, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कप डी उबले आलू का है। अब उबला आलू क्यों लिया था हमने, बताएं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब हमने है और जिसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाली है, उबला होने के कारण क्या होता है, वे जो उसकी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली ये कार्य नहीं करेगी, डैमेज हो जाती है, गर्म करने पे सेल नष्ट हो जाते हैं। तो ये कार्य नहीं करेगा क्योंकि उबले आलू की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। तो जब हमने आलू बॉयल करा तो उसकी कोशिकाएं मृत हो, ठीक है, और झिल्ली की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। इस कारण आलू कप डी में जल में कोई गति नहीं हो सकती। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड था और ये एक्सपेरिमेंट आप इजीली घर पर भी कर सकते हैं, ट्राई करिएगा और देखिएगा क्या इस प्रकार आपको रिजल्ट्स मिले, फिर बताइए, ठीक है। तो आज बच्चों हम लोगों का ये सेशन भी कंप्लीट होता है, ये चैप्टर भी हमारा आज फिनिश हो गया है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है और काफी आपने नई चीजें सीखी हैं। तो अगर कुछ एक आपसे मिस हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से आप सेशंस देखें, बुक से पढ़ें, और कोई और प्रश्न है तो आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलते हैं। बाय।